नमस्कार, मैं पूजा भारती। हमने इससे पहले समायोजनाओं के बारे में अर्थात एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। एडजस्टमेंट्स या फिर समायोजनाएं क्या होती हैं, इनके क्या यूजेस हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं, ये हमने समझ लिया था। साथ ही हमने कुछ नामों को पढ़ा था जो कि एडजस्टमेंट्स में हमको पढ़ने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो नाम, उनको समझ लेंगे थोड़ा सा। और शायद ये वीडियो कई पार्ट्स में बने क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया से। क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया या फिर अनबिका माल जो कि साल के अंत में हमारे पास बचा होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अंतिम रहतिया या अंतिम स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, ये होता है हमारा अनबिका माल साल के अंत में, यानी कि जो भी हमारी अवधि हमने निर्धारित कर रखी है अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए, उस समय पर हमारे व्यापार में जो माल बच जाता है जिसको बेचा नहीं जा सका है, वो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया। ठीक है, मतलब एक व्यापारी कुछ भी सामान बनाता है तो वो बेचने के लिए बनाता है या फिर खरीदता है। तो जितना भी सामान वो खरीदता है या बनाता है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सामान वो उस अवधि के एंड तक बेच ले। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में सारा सामान बिक जाता है तो उससे फिर और सामान लाना पड़ता है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन साल के अंत में जो भी सामान हमारा बच जाता है, बिका नहीं होता है, बिकने के लिए तो सारा सामान हम लाते हैं लेकिन वो बिका नहीं होता है, तो जो माल बिका नहीं होता है वो होता है हमारा अंतिम रहतिया यानी कि अंतिम स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। पहले लेखा करने से पहले इसका हम मूल्यांकन करते हैं। इसका जो मूल्यांकन होता है वो लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम होता है उसके ऊपर किया जाता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, अवधि के अंत में स्टॉक का मूल्यांकन जो किस पर किया जाता है, लागत या फिर बाजार में से जो भी मूल्य कम होता है उस पर। जैसे सपोज मार्केट में हमारा जो सामान है उसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपये, लेकिन उसकी लागत आएगी 90 रुपये, मतलब हमने बनाने में या खरीदने में उसको उसके ऊपर रुपये जो खर्च किए हैं वो 90 रुपये हैं। तो हम अपने जब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे अकाउंट्स में तो 90 रुपये पर ही लिखेंगे, 100 रुपये पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसका उल्टा कर लेते हैं, बाजार मूल्य जो है वो उसका 100 रुपये है लेकिन हमारी लागत आई 110 रुपये, तो हम बाजार मूल्य लिखेंगे यानी कि 100 रुपये लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारा जो स्टॉक का मूल्यांकन होता है वो लागत या फिर बाजार मूल्य में से जो कम होता है उस पर किया जाता है साल के अंत में, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। हम इसका समायोजन ही फाइनल अकाउंट बनाते इस टाइम पर करते हैं क्योंकि साल के अंत में ही ये माल हमारा बचा हुआ होता है। ठीक है, एक दूसरी चीज, ये जो हमारा अंतिम रहतिया है ये इस वर्ष के लिए अंतिम रहतिया है, ये अगले वर्ष के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है यानी कि प्रारंभिक रहतिया हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगले साल फिर हम इस वाले स्टॉक में और स्टॉक ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टॉक तो रहेगा ही हमारा बिकने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा इस वर्ष का अंतिम रहतिया है, इस वर्ष का अंतिम रहतिया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष का प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल जो हमारा अंतिम रहतिया है, इस वर्ष का अंतिम रहतिया अगले वर्ष का प्रारंभिक रहतिया होगा हमारा। ठीक है, यानी कि जो सामान इस साल हमारा एंड में बचा है, क्योंकि वो एंड में बचा हुआ है हमारे पास, इसलिए हम उसको क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं, है ना। लेकिन यही वाला सामान अगले वर्ष हम दोबारा से अपने अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, जब अगले साल दोबारा से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग में ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, वही वाला सामान जो इस साल हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी समायोजन की। इसका समायोजन कैसे करते हैं, तो दो तरीके से ये हमको दिया रहता है, या तो ये तलपट में दे रखा होगा या फिर ये समायोजनाओं में दे रखा होगा। तो दोनों में अगर दोनों की बात करेंगे, दोनों में अलग अलग तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो हर एक समायोजन को हम कम से कम 2 जगह जरूर लिखते हैं, या फिर तो ट्रेडिंग में और साथ में बैलेंस शीट में, या फिर P&L में साथ में बैलेंस शीट में। लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है केवल तलपट में, तो हम इसका केवल एक जगह लेखा करेंगे। इसको अगर हमें तलपट में दे रखा है यानी कि ट्रायल बैलेंस में,
ठीक है, अगर ये हमारा गिवन है तलपट में यानी कि ट्रायल बैलेंस में, तो हम इसे केवल चिट्ठे में लिखेंगे। तो हम इसका लेखा केवल चिट्ठे में करेंगे, संपत्ति पक्ष में यानी कि असेट्स में। ठीक है, अगर ये तलपट में दे रखा है तो हम इसका लेखा कहाँ करेंगे, केवल चिट्ठे में करेंगे, केवल चिट्ठे में करेंगे। ठीक है, चिट्ठे में केवल हम इसका लेखा केवल चिट्ठे में करेंगे। कौन से पक्ष में, असेट्स यानी कि संपत्ति पक्ष में। ठीक है, चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये हमको समायोजन में दे रखा है, अगर ये हमको समायोजनाओं में दे रखा है, यानी कि एडजस्टमेंट्स में दे रखा है, तो हम इसकी दो जगह लेखी करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। ठीक है, एक तो ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा यानी कि व्यापार खाते में। ठीक है, दूसरा ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में यानी कि चिट्ठे में। बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा, चिट्ठा या फिर आर्थिक चिट्ठा इसको बोल सकते हैं। तो अगर ये समायोजना में दे रखा है तो हम इसकी दो जगह लेके करेंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और साथ में बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वैसे जाएगा एसेट साइड में, और ट्रेडिंग में ये कहाँ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा धनी पक्ष में यानी कि क्रेडिट साइड में। ठीक है, और चिट्ठे में तो जाना है एसेट्स में ही है यानी कि संपत्ति में। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तलपट में अगर दे रखा है तो केवल चिट्ठे में लिखेंगे, असेट्स यानी कि संपत्ति में। समायोजना में दे रखा है तो हम ट्रेडिंग में भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे। धनी पक्ष में क्लोजिंग स्टॉक या हिंदी में लिख रहे हैं तो अंतिम रहतिया, और बैलेंस शीट में लिख रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, सॉरी बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में। ठीक है, यही क्लोजिंग स्टॉक या हिंदी में लिख रहे हैं तो अंतिम रहतिया। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब इसमें जो जर्नल में हम लेखा करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हम इसे व्यापार खाते के धनी पक्ष में लिखते हैं, तो इसका जो जर्नल में हम लेखा करेंगे वो कैसा करेंगे, जर्नल तो याद है ना सबको, जिसमें 5 खाने होते हैं, है ना। तो जर्नल में अगर हम इसका लेखा करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जितने भी रुपए का आएगा, रुपए तो हम लिख ही देंगे इसके सामने। ये हमारी रोजनामचे में यानी कि जर्नल में जो हमारी एंट्री होगी वो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद ही देखो, जब हम ट्रेडिंग में इसको लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, ये धनी में। मैंने आपको बताया था ऑपोजिट एंट्रीज हो जाती हैं। जो हमने यहाँ पे ऋणी किया है वो वहाँ पे वो जब हम खतौनी करते हैं तो कहाँ जाता है, धनी में जाता है ना। खतौनी तो हो रही है एक तरह से है। तो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं, तो हम जब ट्रेडिंग में लिखेंगे तो इसको किस पक्ष में लिखेंगे, धनी पक्ष में यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, आप जैसे इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, समझ लो। मेन हमारा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, और जर्नल में भी हम इसको एंट्री करते हैं, वो एंट्री ये रहेगी। साथ में इसकी अमाउंट जो भी रहेगी वो हम इसके सामने जैसे हम रोजनामचे में लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अदत्य व्यय की। तो अदत्य व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बदले की सेवाएं तो हमने प्राप्त कर ली है, या प्रोडक्ट जो भी हमने लिया है वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया है। ठीक है, जैसे हमने अपने ऑफिस में कोई वर्कर रखा है काम करने के लिए, उसने वो सारा काम किया जिसके लिए उसको रखा गया है, लेकिन हमने अभी उसका पेमेंट उसको नहीं किया या फिर आधा पेमेंट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो उसको पेमेंट नहीं मिला है वो हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसका भुगतान हमको उसको करना है क्योंकि उसकी सेवाएं हमने उससे प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है ये क्लियर हो गया होगा। इसमें भी वही चीज़ होती है, अगर ये तलपट में गिवन होगा तो हम इसको केवल चिट्ठे में लिखेंगे यानी कि बैलेंस शीट में लिखेंगे, और अगर ये समायोजना में गिवन होगा तो हम इसको चिट्ठे में भी लिखेंगे और साथ में जिससे रिलेट कर रहा है उस एक्सपेंस में ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर सपोज मजदूरी है, मजदूरी हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने मजदूरी लिखी 8,000 रुपये, और समायोजन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि मजदूरी 2,000 रुपये।
तो हम इस 2000 रुपये को चिट्ठे में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ में हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे, उस मजदूरी में जहाँ जो मजदूरी हमने लिखी है उसमें ऐड करके, उसके जो अकाउंट उसकी जो रकम लिखी हुई है उसमें ऐड करके। मजदूरी हमारा व्यय है और ट्रेडिंग अकाउंट के ऋणी पक्ष में हम सारे व्यय लिखेंगे, तो ये मजदूरी ऋणी पक्ष में आ रही होगी। ठीक है, उस पक्ष में हम क्या करेंगे, जहाँ वेजेस लिखा हुआ है वहाँ उसकी अमाउंट को जहाँ उसकी अमाउंट लिखी हुई है उसमें ऐड करके ये वाली आउटस्टैंडिंग वेजेस की अमाउंट लिखकर उसमें ऐड करेंगे और वो हमारी फाइनल अमाउंट होगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा लाभ हानि खाते में हो सकता है, जैसे सैलरी हम कार्यालय में जो भी हमारे काम करते हैं उनको देते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ना फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जो फैक्ट्री या कारखाने से रिलेट कर रहे होते हैं जो भी काम, उससे उसके सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम लिखी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। और कार्यालय यानी कि ऑफिस से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं हमारे P&L अकाउंट में। ठीक है, तो सैलरी जो है वो हम देखो जब कारखाने में जो लोग काम करते हैं उनको कहते हैं मजदूर, उनको हम मजदूरी देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। सैलरी हम उनको देते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑफिस वर्क के सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, P&L अकाउंट में लिखे जाएंगे। तो सैलरी कहाँ आएगा, P&L अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये आगे की बात है, मैंने अभी थोड़ा सा इसको क्लियर किया है। तो जो P&L अकाउंट है उसमें हमने सैलरी लिखा होगा। अगर हमने अपने किसी वेतनभोगी व्यक्ति को वेतन नहीं दिया है तो हमने जितनी भी सैलरी उसमें लिख रखी है P&L अकाउंट में, तो उसमें उस सैलरी को हम ऐड कर देंगे जो हमारे समायोजन के लेखे में लिखी हुई है। ठीक है, समायोजन में सपोज 3000 रुपये लिखा है जो कि हमने सैलरी में अभी भुगतान नहीं किया है, यानी कि आउटस्टैंडिंग हमारी सैलरी है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी की जो अमाउंट हमने P&L में लिखी होगी उस अमाउंट में इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जितना भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है वो हम ओरिजिनल एक्सपेंस जो हमारा हो रहा होता है उसमें ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, साथ ही हम इसे चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम इसको दिखाते हैं अपने दायित्व पक्ष की ओर, दायित्व यानी कि लायबिलिटीज में। ठीक है, हम इसको लायबिलिटीज में दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज में हम इसको दिखाते हैं हमारा दायित्व होता है, इसलिए क्योंकि हमें इसका भुगतान करना है किसी व्यक्ति को। अब देखो किसी व्यक्ति को हमको भुगतान करना है, जब हम किसी चीज को किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं यानी कि वो अमाउंट किससे रिलेट कर रही है, किसी व्यक्ति से रिलेट कर रही है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये व्यक्तिगत खाते होते हैं। ये कौन से खाते हैं, ये व्यक्तिगत खाते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा खाता है, पर्सनल, इम्पर्सनल या जो भी ऑप्शन रहेंगे। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, ये हमारा व्यक्तिगत खाता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति से रिलेट कर रहा है। ये हमारा वो एक्सपेंस है जो हमें किसी व्यक्ति को भुगतान करना है, एक तरीके से हमारा दायित्व है उस व्यक्ति के प्रति। ठीक है, इसलिए ये हमारा एक व्यक्तिगत खाता होता है जो कि हमारे व्ययों से संबंधित है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसकी जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं कैसी रहेगी। मैंने भी आपको बताया ये हमारे एक्सपेंस से रिलेट करती है। तो हमारी इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको जब हम P&L में ट्रांसफर करते हैं, ये तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, जो हमारे एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए होंगे। ठीक है, अब इन एक्सपेंसेस को हम P&L में ट्रांसफर करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है P&L में ट्रांसफर करने पर, जब हम इसे P&L में ट्रांसफर करते हैं यानी कि हस्तांतरित करते हैं, तो हम इसकी एंट्री करते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो ये हमारी जो पहली वाली एंट्री है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने की एंट्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके नरेशन के रूप में। और ये जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है ये हमारी P&L में ट्रांसफर की एंट्री है, तो हम इसके नरेशन में लिख सकते हैं बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ये तो हमारी उस वक्त की एंट्री हो गई जब हम साल के अंत में अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ मैंने आपको इसमें बताई, एक तो ये हमारा व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट है।
दूसरी बात, अगर ये हमारा तलपट के अंदर दे रखा है यानी कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो हम उसको सिर्फ एक जगह लिखेंगे, चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हमें पता चली, हमारा दायित्व है, तो हम इसको कहाँ लिख रहे हैं, दायित्व में ही लिख रहे हैं। दायित्व है तो दायित्व में ही लिखेंगे। ठीक है, उन व्यक्तियों के प्रति जिनको कि हमें भुगतान करना है। ठीक, दूसरी चीज, इसकी हमने ये जनरल एंट्रीज को पढ़ा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसके एडजस्टमेंट में हम लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर हिंदी में अगर आप इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे व्यय खाता ऋणी टू व्यय खाता ऋणी अदत्य व्ययों का। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं लाभ हानि खाता ऋणी अदत्य व्ययों का। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके विपरीत लेखे के बारे में। ये बात हो गई हमारी जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं यानी कि फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। अब जब हम नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश करते हैं व्यापार के लिए, तब हमारा जब हम दोबारा से व्यापार शुरू करते हैं, तब हम जब लेखे करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको बंद करते हैं पहले अपने नए सेशन में, नए अवधि में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसकी विपरीत प्रविष्टि करते हैं, यानी कि उल्टी, इसकी जो प्रविष्टि है उसको हम उलट देते हैं। एक्सपेंस को हम कर देंगे धनी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कर देंगे ऋणी। तो हमारी जो विपरीत प्रविष्टि बनेगी, यानी कि रिवर्स एंट्री, ये हमारी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। मतलब जिस भी एक्सपेंस से ये रिलेट कर रहा होगा उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी तो हमें पता नहीं ना, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, किसी भी से भी रिलेट कर सकता है। तो जो भी एक्सपेंस यहाँ पे रिलेट करेगा उस एक्सपेंस का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सपोज सैलरी से रिलेट कर रहा है तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ शायद क्लियर हुई होगी। ये वाला जो लिखा है ना, ये हम तब करते हैं जब अगले साल दोबारा से अपने व्यापार के लेखे स्टार्ट करते हैं, जब हम व्यापार को दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, और ये वाले जो लिखे हैं ये तब करते हैं जब हम व्यापार के अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ अगर रिप्लाई करने का होता है तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अपोजिट चीज़ की, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की। अभी हमने बात करी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, अब हम बात करते हैं प्रीपेड यानी कि पूर्व दत्त व्ययों की। इसको हटा देते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमने पहले ही भुगतान कर दिया, लेकिन अभी हमें इसकी सेवाएं पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, मतलब हमने पेमेंट तो कर दिया, अभी पहले से ही कर दिया, लेकिन अभी तक हमें इसकी सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं या फिर आगे प्राप्त होंगी। ठीक है, वो होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारे व्यक्तिगत खाते ही होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या हैं, व्यक्तिगत खाते हैं। यानी कि पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता है। पूर्वदत्त व्यय। ठीक है, और पूर्वदत्त व्यय वो व्यय होते हैं जो हमने पहले ही भुगतान कर दिए हैं, अब हमें उसको भुगतान नहीं करना है। यानी कि अब तो ये हमारे लेके नहीं लिखे हुए होना चाहिए ना, लेकिन ये लिखा हुआ होता है, तो हम इसको समायोजना से उठाते हैं और क्या करते हैं, लेस कर देते हैं उस एक्सपेंस जो हमने पहले से लिख लिया है। ठीक है, या फिर P&L में भी आ सकता है, ट्रेडिंग में भी आ सकता है, जिससे भी रिलेट कर रहा है उसमें से हम इसको घटा देते हैं। देखो अदत्य व्यय का हमने क्या किया था, अदत्य व्यय में हम जोड़ दे रहे थे, वो व्यय उस व्यय में उस अदत्य व्यय को हम जोड़ दे रहे थे जो उससे रिलेट कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इसको घटा दे रहे हैं। इसलिए घटा दे रहे हैं क्योंकि हमने पहले दे दिए हैं, अब हमको नहीं देने हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रही होगी बात कि जो पेमेंट हम पहले ही कर चुके हैं अब थोड़ी ना करेंगे, लेकिन लिखा हुआ है कि हम अब कर रहे हैं तो हम उसको घटा देते हैं। लेकिन अदत्य व्ययों में ये होता है कि हमने वो दिया ही नहीं होता है, अब हमको देना पड़ेगा, इसलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी ना। अब दूसरी चीज़, इसको हम कहाँ लिखते हैं, तो ये भी इसका भी यही वही तरीका है कि अगर ये अगर ये तलपट में दे रखा है तो हम इसको केवल चिट्ठे में लिखेंगे अपने संपत्ति पक्ष की ओर। हमने पहले दे दिया ना, अब हमको नहीं देना है, ये अमाउंट हमारे पास सिक्योर है ना। जो हमारे पास अमाउंट है वो क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है, तो इसलिए हम इसको कहाँ लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे चिट्ठे यानी कि बैलेंस शीट में संपत्ति यानी कि असेट्स साइड में आता है। ठीक,
अगर ये हमारा समायोजन में दे रखा है तो इसको हम दो जगह पे लिखेंगे, या फिर तो ट्रेडिंग में जिस भी अमाउंट से ये रिलेट कर रहा है उसमें से घटा देंगे और साथ में बैलेंस शीट में संपत्ति में लिखेंगे, या फिर P&L में अगर किसी चीज़ से ये संबंधित है, किसी एक्सपेंसेस से, तो उस वाले एक्सपेंसेस में से इसको घटा देंगे और साथ में इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में अपने संपत्ति पक्ष में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर ये केवल तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो हम इसको केवल बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट्स साइड में। तो अगर ये केवल तलपट में दे रखे हैं तो केवल असेट्स में आएंगे, और ये अगर तलपट में होंगे तो केवल असेट्स में आएंगे, और अगर ये हमारे समायोजन में दे रखे हैं यानी कि एडजस्टमेंट में, तो ये हमारा, या फिर तो ये हमारे उस एक्सपेंस में जो भी जिससे भी ये रिलेट कर रहे हैं उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये हमारे एसेट्स में आएंगे बैलेंस शीट में, या फिर तो ये हमारे ट्रेडिंग वाले जिस भी एक्सपेंस से रिलेट कर रहे होंगे उसमें से घटा दिए जाएंगे, या फिर P&L में जो भी एक्सपेंस होगा उसमें से घटा दिए जाएंगे ऋणी पक्ष में से। ठीक है, और साथ में ही हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में भी आएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, अब इसकी जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं। जर्नल एंट्री कैसी होगी इसकी प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमारी प्रीपेड एक्सपेंस के लिए जो हम जर्नल बनाते हैं वो एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको समायोजित करेंगे अपने ट्रेडिंग में या फिर P&L में, और साथ में बैलेंस शीट में। अगर ये समायोजन में दे रखा है तो, अगर ये केवल अगर ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो केवल चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट साइड में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस? जिसका हमने पूर्व में भुगतान कर दिया लेकिन उसकी सेवाएं हमें लगातार प्राप्त होती जा रही हैं, आगे भी प्राप्त होंगी, या फिर तो वो होते हैं जिनका भुगतान तो हमने कर दिया लेकिन उनकी सेवाएं अभी हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, भविष्य में प्राप्त होंगी। ठीक है, दो तरीके से समझो। एक तो हमने पेमेंट अभी कर दिया किसी चीज़ का, लेकिन उसकी जो भी चीज़ है, जो भी सेवा है, वो हमको मिलने वाली है अगले महीने, और हमारा जो वर्ष है हमारा व्यापार का वो इसी महीने में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक, हम तो अपने फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें किसी ने ऑफर किया कि आप हमसे ये चीज़ जो है, ये वाली सेवा जो है 3 साल तक आप हमसे प्राप्त कर सकोगे, एक ही बार आपको भुगतान करना है। हमने उसका भुगतान कर दिया, अब वो सेवा हमको लगातार 3 सालों तक प्राप्त होनी है। ठीक है, तो हमें हर साल तो उसका भुगतान नहीं करना है, हमने तो 1 साल भुगतान कर दिया ना। तो अब जब हम इस साल लिखेंगे, पिछले साल हम भुगतान कर चुके हैं और इस साल भी हमने उसकी सेवा प्राप्त की है, अगले साल भी हम उसकी सेवा प्राप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वो हमारा ऐसा हमारी चीज़ एक्सपेंस हो गया जो कि हमने पूर्व में दे दिया, उसकी सेवाएं हमारे पास चलती जा रही हैं, तो हम उसको भी उस एक्सपेंस में से लेस कर देंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि दूसरी चीज़, इसमें भी हम विपरीत प्रविष्टि करते हैं, रिवर्सिंग एंट्रीज करते हैं। ये हमारी क्लोजिंग टाइम पर हो गई एंट्री हमारी, जब हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज किया। अब जब नेक्स्ट ईयर अपने अकाउंट्स को दोबारा से ओपन करते हैं तो हम इसकी ऑपोजिट एंट्री करते हैं, इसको हम धनी कर देंगे और इसको हम ऋणी कर देंगे। तो हमारा बनेगा एक्सपेंसेस अकाउंट या फिर कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब देखो, ये जो एंट्रीज है ये हमारी आदत्य व्यय की यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज थी उससे बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमने क्या किया था, उनको
धनी किया था, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, है ना। हमने लिखा था एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन इसकी एंट्री उसकी अपोजिट हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अगर आपको एक एंट्री याद हो गई, दूसरी याद नहीं हुई है, तो आप उसको देखकर आप दूसरी एंट्री बना सकते हो। वैसे ईजी है, इसको समझ लेंगे तो आसानी से बना भी लेंगे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं पूर्वदत्त व्यय में और अदत्त व्यय में क्या डिफरेंस है। पूर्वदत्त व्यय तो वो व्यय होते हैं जिनका भुगतान हमने पूर्व में कर दिया है और सेवाएं हमें प्राप्त होती जा रही हैं या फिर आगे प्राप्त होंगी, यानी कि उनकी सेवाएं अभी तो हमें प्राप्त नहीं हुई है या फिर आगे प्राप्त होंगी या फिर प्राप्त होती चली जा रही हैं एक बार पेमेंट करने पर। ठीक है, वो तो हमारे पूर्वदत्त व्यय हो गए। अदत्त व्यय क्या हो गए? अदत्त व्यय वो व्यय हो गए जिनका भुगतान हमने नहीं किया लेकिन सेवाएं प्राप्त हो गई हैं, भुगतान हमने बाद में करना है हमको, तो वो हमारे अदत्त व्यय हो गए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। दूसरी चीज़ ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही हमारे व्यय हैं और दोनों ही हमें हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऋणी पक्ष में मिलेंगे, क्योंकि जितने भी व्यय हैं वो हमारे ऋणी पक्ष में आते हैं। ठीक है, तो उनका डिफरेंस हमें पता होना ज़रूरी है। अदत्त व्यय का हमें पता चल गया क्या होता है, वो व्यय जो हमने अभी भुगतान नहीं करे हैं लेकिन उनकी सेवाएं हमने प्राप्त कर ली हैं। जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, जिनकी सेवाएं प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हमने भुगतान कर दिया है या फिर उसकी सेवाएं हमें प्राप्त होती जा रही हैं आगे की भी, तो भी वो वही वाली बात है कि अभी हम सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं जबकि भुगतान हम पहले ही कर चुके हैं उसका, तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। अब हमें उसका भुगतान नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस में जोड़ कर दिखाते हैं। जो भी एक्सपेंस उन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे मजदूरी हो गया, हमने मजदूरी देखा समायोजन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसको हम वेजेस में ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, जबकि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं इनके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनमें से लेस करके दिखाएंगे। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी हमें अगर प्रीपेड दे रखी है हमारे समायोजन में, तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में जहाँ पे भी सैलरी दे रखी होगी उस सैलरी में से इस प्रीपेड सैलरी को लेस कर देंगे। ठीक है, इसको हम लेस करके दिखाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगता है क्लियर हुई होगी। और इससे अदत्त व्यय क्या है, पूर्वदत्त व्यय क्या है, ये ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंट्रीज के अकॉर्डिंग भी आप इसके अंतर को देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम धनी करते हैं जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने क्या किया है, ऋणी किया है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे ऋणी होते हैं जर्नल में। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम ऋणी करते हैं रोज नामचे में, जबकि अदत्त व्ययों को यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम धनी करते हैं अपने रोज नामचे में। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया। तो आप इस तरीके से इसमें डिफरेंस क्रिएट करो और इसके अंतर को अच्छे से समझोगे तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से अलग अलग समझ में आ जाएंगी। तो मुझे लगता है ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, पूर्वदत्त व्यय भी क्लियर हुए होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी क्लियर हो गए होंगे। इनको लिखकर नहीं दिखाया है मैंने, तो लास्ट में एक बार हम लिखकर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको लिखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। इसको हटा देते हैं, एक बार थोड़ा प्रारूप बना लेते हैं, उसमें लिखकर देख लेते हैं। तो ये मैंने पूरा बना दिया है यहाँ पे, इसको इसके अंदर समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैंने किया। पूरा सही तो नहीं बनाया है क्योंकि मैंने जो एडजस्टमेंट बताए हैं केवल उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया है। पूरा बनाएंगे तो बैलेंस शीट के दोनों तरफ का योग मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हमने केवल समझने के पर्पज से इसको बनाया है, तो कैसे इसका लेखा करना है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये बनाया है मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाया है हमने बैलेंस शीट, व्यापार तथा लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, ऋणी पक्ष में हमेशा ये होता है हमारा ऋणी पक्ष, ये होता है धनी पक्ष, ये हमारी एसेट्स है, सॉरी लाइबिलिटीज है, ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी दायित्व और ये संपत्ति, ये हमारा ऋणी पक्ष और ये हमारा धनी पक्ष। ठीक है, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऋणी और धनी पक्ष होता है, बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स साइड होते हैं। अब ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है टू परचेजेस अकाउंट। जो भी हमारी परचेजेस रही होंगी वो हमने सीधे यहाँ लिखी हैं। ठीक है, परचेज में से अगर कुछ वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं। तो परचेज मैंने यहाँ पे सीधे यहाँ लिखी है, लेकिन वेजेस को मैंने यहाँ अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समायोजनाओं में वेजेस दे रखे हैं। अदत्त मजदूरी कितने दे रखे हैं? 400 रुपये। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेजेस यहाँ पे 700 रुपये लिखे हैं और उसमें से 400 रुपये ऐड कर दिए, तो कितने आ गए? 1100 रुपीज़ आ गए। क्यों? क्योंकि ये वेजेस भी हमको चुकाने हैं इस वेजेस के साथ में। 700 तो हमने दे दिए हैं लेकिन 400 नहीं दिए हैं, तो ये 400 भी हमको देने हैं, इसलिए यहाँ पे 400 हमने इसको ऐड करके लिखा है आउटस्टैंडिंग में। दूसरी चीज, इसी को हमने यहाँ पर भी लिखा है अपने दायित्व पक्ष में 400 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये हमारा दायित्व होता है। ठीक है,
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ भी लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये हमारी समायोजना में दे रखा है। समायोजन में दे रखा है अंतिम रहतिया 20,000 का। तो हमने पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक 20,000, फिर हमने इसको अपने बैलेंस शीट में लिखा संपत्ति यानी कि असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़। ये जो ऊपर का जितना रहेगा ना वो सारा ट्रेडिंग रहेगा, और यहाँ पे हम ऐड इसको टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, और मतलब जो भी ज़्यादा होगा वो हम दोनों साइड लिख देंगे, और जो कम होगा उसको घटा के जो बैलेंस आ रहा होगा वो हम उस पक्ष में लिख देंगे जिस पक्ष में योग कम आ रहा है, जैसे हम खाते बनाते टाइम पे करते हैं नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद नीचे से स्टार्ट होता है हमारा P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में ही हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने लिखा रेंट। रेंट जब मैंने लिखा तो पहले मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे इसका समायोजन दे रखा है पूर्व दत्त किराया 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये हमने पहले से भुगतान कर दिए हैं। टोटल किराया हमको देना था 1,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इस 1,000 में से 700 रुपये हम घटा देंगे, तो हमारे बचेंगे 300, यानी कि अब हमको कितने देने हैं, 300 रुपये देने हैं, क्योंकि 700 रुपये तो हम पहले ही भुगतान कर चुके हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से घटा दिया। अभी 700 रुपये जो हम पहले ही दे चुके हैं, ये रुपये तो हमारे पास होंगे ना देने के लिए, हमने सोच रखा है जब 1,000 तो 700 भी होंगे उसमें, तो 700 हमारी संपत्ति में आ जाएंगे, यानी कि प्रीपेड रेंट हमने कहाँ लिख दिया, संपत्ति पक्ष में बैलेंस शीट में 700 रुपये। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, लास्ट में जब हम योग लगाते हैं तो चिट्ठे में जो लास्ट का योग होता है दोनों तरफ का बराबर आता है। अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे रखा है, और भी बहुत सारे लेखे होंगे। जब सब हो जाएंगे तब ये दोनों तरफ का एक सा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ मैंने लेखा समझाने के लिए इसको बनाकर प्रोफार्मा बना के समझाया है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा कि हम इसके लेखे कैसे करते हैं और ये किस तरीके से ऐड किया जाता है, कैसे इसको लेस करते हैं। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस है जो कि कारखाने से रिलेट कर रहे हैं, तो मैंने इसको ट्रेडिंग में लिखा है। अब ये नीचे भी आ सकते थे, हो सकता था मैं आउटस्टैंडिंग रेंट कर देती तो इस रेंट में ऐड कर देती, मतलब जिस भी एक्सपेंस से रिलेट होंगे उस एक्सपेंस में लेस होंगे अगर प्रीपेड होंगे तो, और आउटस्टैंडिंग होंगे तो उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा दायित्व में आते हैं, जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा हमारे संपत्ति पक्ष में आते हैं जब हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो एक ये भी डिफरेंस है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब क्लियर हो गया होगा। आगे बाकी की समायोजनाओं के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।